पिछले क्लास में बात किए थे क्या चीज के बारे में? एमिनो एसिड के बारे में। नहीं, अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं या एमिनो एसिड किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आता है आपके पास व्हाट इज पेप्टाइड्स, जिसका भी फोन है वो बंद कर लो, ठीक है, मर मजाक समय के अनुसार, ऐसा नहीं तो पटका देना मोबाइल क्लास में रहता है। व्हाट इज पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स को हम लोग पेप्टाइड्स ही कहते हैं। अब कहा जाता है कि पेप्टाइड्स जो होते हैं ये होता क्या, तो ये भी एक प्रकार का कहा जाता है आपके पास कि कोई आपके पास इस प्रकार का कंपाउंड होता है जिसे हम खा पी सकते हैं, जिससे जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसमें खाली खाई पीने वाला बातें हुई आपके पास होगा बायो मॉलिक्यूल्स। और इसके बाद चलेगा खाना उन्हें पहले के बाद हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा लत्ता पहनते हैं, कहीं जाने के पहले दुकान में कपड़ा लत्ता के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए, पॉलीमर्स के बारे में, जूता हो गया, चप्पल हो गया, घड़ी के बेल्ट हो गया, चश्मा हो गया, कौची के बनता है, समझ गए, शर्ट क्या चीज का बनता है जो न मरता है, कोई शर्ट फीता देखा जैसे कि छोड़ जाता है, समझ गए। अभी ये पेप्टाइड्स, इसका बस एक ही डिफिनेशन है कि पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, पेप्टाइड्स आर एमाइड्स formed by the condensation of amino group of one alpha amino acid with the carboxyl group of another molecule same different alpha amino acid with the elimination of a molecule of a part। इसका मतलब है कि अगर पेप्टाइड्स की हम बात करते हैं तो पेप्टाइड्स एक प्रकार का एमाइड ग्रुप होता है, यानी कि ये एमाइड्स के उपस्थिति में बनते हैं। फिर क्या कहा जाता है कि कंडेंसेशन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ वन अल्फा एमिनो एसिड। पिछले क्लास बताए किए थे आपको कि एमिनो एसिड आपका क्या होता है, जिसमें आपके पास एक H और COOH की उपस्थिति होती है, यानी कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर उपस्थित होते हैं वो एक प्रकार का अल्फा एमिनो एसिड कहलाता है या एमिनो एसिड कहलाता है। अब यही बात को यहाँ पर बोला गया है कि हम पेप्टाइड्स को पहचानेंगे कैसे, सिंपल एकदम लॉजिक। ये वाला डिफिनेशन आपका हो गया। डिफिनेशन के बाद लिख देना है कि व्हिच एमाइड्स कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन COOH, बॉन्ड यहाँ पे लगा दो इधर, यानी कि वैसा आपके पास यौगिक जिसमें कार्बोनिल CO आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है तथा NH सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहे, उस कंपाउंड को हम तुरंत क्या कह देते हैं, ये पेप्टाइड्स कह देते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम पेप्टाइड्स के बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी लें तो देखिए कहा जाता है कि हमारे पास कुछ ग्लाइसिन है, कुछ आपके पास एलाइनिन है, यानी ग्लाइसिन और यहाँ पर आपके पास एलाइनिन कहने का मतलब कि देख सकते हैं कि आपके पास कुछ अल्फा एमिनो एसिड भी अवेलेबल है, अल्फा एमिनो एसिड भी अवेलेबल है, कुछ आपके पास कह दिया गया है कि एमिड्स ग्रुप भी उपस्थित है, एमाइड्स ग्रुप भी उपस्थित आपके पास है। जब ये दोनों को विक्रिया करवाते हैं H2O के साथ एलिमिनेशन कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से, तो यहाँ पर एक प्रकार के पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिलानाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GLY और ALY, ALA। देखिए जब हमारे पास ग्लाइसिन और एलाइनिन को H2O के साथ एलिमिनेशन करते हैं, मिला करके कंडेंसेशन किया जाता है इसको, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ NH भी दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, पेप्टाइड्स बॉन्ड कहते हैं। इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। यानी कि पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स बंधन की उपस्थिति होती है, और पेप्टाइड्स बंधन तभी संभव होता है जब आपके पास कार्बन और NH की उपस्थिति अवेलेबल हो, यानी कि पेप्टाइड्स कार्बोनिल CO और सिंगल बॉन्ड NH के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ पर वही चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, CO यानी कि C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड,
ये जो हमारे पास यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार से पेप्टाइड्स होने का दावा करता है। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास इस तरीका का स्ट्रक्चर बनाता है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड NH है, तो उसको हम आराम से क्या चीज बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कर देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड यही लार्ज क्षमता में हो जाता है कहीं कहीं, यानी कि नंबर ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स में बस इसका संख्या क्या कर दिया जाता है, ये आप लिख दोगे सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, नंबर यहाँ पे इसका कह सकते हो कि लार्ज नंबर में ये प्रेजेंट हो जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स में ये बहुत बार क्वेश्चन शायद आपके पास ये पूछा है कि पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन वो दिए हुए रहेंगे, या फिर एमाइड के बारे में पूछ देता है जरा सा कि एमाइड, तो एमाइड से संबंधित ये वाला चीज पूछता है आपका, जरा सा नोट कीजिए। लिख लिया है, चलो आगे बढ़ते। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड बातचीत। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज में प्रोटीन पाए जाते हैं, ये सब बात हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे आपके पास टॉपिक जो दिया गया है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर इस प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है, एक फाइब्रस प्रोटीन में और एक ग्लोबुलर प्रोटीन में, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन इसको हम लोग कहते हैं। फाइबर प्रोटीन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तंतु प्रोटीन, और ग्लोबुलर प्रोटीन को ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या अतंतु प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, फाइबर प्रोटीन से ही हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन अलग ढंग से। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ज्यादातर ये प्रोटीन पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, और ये फाइबर प्रोटीन जो है डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। ज्यादातर ये फाइब्रस प्रोटीन जो है ये जानवर में उपस्थित होते हैं, और इस फाइब्रस प्रोटीन का उपयोग हम लोग मांस मछली के रूप में ज्यादा करते हैं, समझ गए, यानी मांस मछली मटन खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं फाइब्रस प्रोटीन। देखा जाए, कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन जो आपके पास होते हैं ये पेड़ में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जानवर में, उसके बाद किसमें, पेड़ में, और सबसे ज्यादा फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है आदमी में। समझ गया, घाट पे नागालैंड के आदमी ऐसे ही खा जाता है। नागालैंड कभी गए हो कोई, नागालैंड के आदमी को तो सुने में है कि कुत्ता बिलाई सब खाता है, समझ गया। अब देखिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, अब धीरे धीरे वहां पे भी आदमी रह रहा है, राक्षस नहीं रह रहा है। देखिए, फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन में बताया गया है बाबू कि these proteins consist of linear thread, यानी कि वैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो लिनियर थ्रेड्स में होते हैं, यानी कि आपके पास एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज आपके पास, ये फाइब्रस प्रोटीन के रूप में, यानी कि सीधा सीधी एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ रहता है। कभी देखे वो मछली, या मान लो कि आपके पास मछली का एक बड़ा सा जो अंश होता है उसको देखिएगा, एकदम उसमें कुछ लाइनिंग ऐसे बना रहता है ना, जिधर गुद्दा रहता है उधर, तो गुद्दा रहने का मतलब कि जो मछली है एक प्रकार का मान लेते हैं क्या चीज, जानवर के रूप में है, मांस मछली ये सब जानवर से प्राप्त करते हैं। अब कहा जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस टू लाइक साइड टू साइड, यानी ये ऐसे है, फिर इससे मान लो कि ये वाला ऐसे 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 समझना, इसका साइड है तो इससे, इसका साइड इससे, ऐसे ऐसे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
यानी कि एक साइड बाय स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फाइब्रस प्रोटीन में और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से जुड़ करके कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखा जाए फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये कहा जाता है कि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है। देखिएगा जल्दी कच्चा मांस लीजिए, उसको तिरिएगा नहीं तिराएगा, जल्दी टूटता है नहीं टूटता है। जैसे मान लिया जाए कि हल्का से भी काट के इसे छोड़ दिया मुर्गा को, अब ऐसे निचोड़ने जाइए तो जल्दी निचोड़ाता नहीं है, यानी कि खींचने जाते हैं खिंचाता नहीं, उसको फिर काट के हम लोग क्या करते हैं हटाते हैं। यानी कि जितने भी मांस मछली जानवर के मीट मटन जितना चीज होता है गाय भैंस का बीफ वगैरह सभी में आपका फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ये सीधी संरचना अणु इसमें पाए जाते हैं और ये साइड बाय एक दूसरे से ओवरलैप करता है। सेकंड बात, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है फाइब्रस प्रोटीन में मांस मछली वगैरह में, तो इसमें फाइब्रस प्रोटीन के कारण क्या होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इसका कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है मजबूत होता है। इसको जल्दी हम क्या कर सकते हैं खींच नहीं सकते हैं, खिंचाता नहीं। देखते हैं सिझाने के बाद मार के तोड़ना पड़ता है उसको, समझिए मार के हुम है करना पड़ता है। अब देखिए फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। बताइए मुर्गा मछली को पानी में 5 दिन तक छोड़ देंगे 2 दिन तक छोड़ देंगे तो निकल जाएगा? नहीं गलता। लेकिन मान लीजिए एक प्रोटीन पाउडर है हमारा कोई ग्लोबुलर प्रोटीन प्रोटीनेक्स मान लो। अब प्रोटीनेक्स एक पाउडर है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में, उसको क्या किए हैं कि पानी में छोड़ दीजिए तुरंत क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा, दूध में छोड़ दीजिए क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन जल में घुलता नहीं, इसको जल में डाल दीजिएगा इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। These proteins are stable to moderate change in temperature and pH। देखिए कहा जाता है कि इसका टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं फाइब्रस प्रोटीन को अगर टेम्परेचर आप ज्यादा देते हैं तो देखते हैं कि वो सिझ जाता है। रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है कच्चा रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए तो कच्चा रहता है। जैसे ही उसको 200 डिग्री सेल्सियस पर ढल के एकदम बढ़िया से मसाला फ्राई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है सिझ जाता है, यानी कि वही फाइब्रस प्रोटीन हमारे दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो यही बात को यहाँ पे बताया है कि फाइब्रस प्रोटीन को हम चेंज कर सकते हैं किसके वजह से टेम्परेचर और पीएच की वजह से। समझ गए? पीएच मतलब यहाँ पे पीएच मान की बात कर रहा है। पहले पीएच इसका पीएच मान भी चेंज हो जाता है। पहले मान लीजिए कि ये नहीं सीधा हुआ 4 दिन तक छोड़ दीजिएगा तब खट्टा भी हो जाता है खराब भी हो जाता है। कभी मछली मुर्गा बना करके छोड़ दीजिए खाने में टेस्टी लगता है, खाइएगा धूप के सांझ के खाइए मतलब या तो 2-3 दिन बाद अगर मन करे याद न रहे कहीं पॉलिथीन में बांध के दाल वाल साथ धर दिए होंगे निकालिएगा तो लगेगा ओ माय गॉड एकदम खट्टा खट्टा महक रहा है, नहीं तो ये क्या हो जाता है खराब हो जाता है, पीएच मान उसका चेंज हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे बताया बाबू कि फाइब्रस प्रोटीन सर्व एज द चीफ स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, यानी कि इसके पास कहा जाता है कि जितने भी जानवर के टिश्यू होते हैं सेल होता है ये सभी में जानवर के जो शरीर होते हैं जानवर का जो मांस होता है वो मुख्य रूप से फाइबर प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। यानी कि फाइब्रस प्रोटीन अगर भैया कहाँ से हम प्राप्त करते हैं तो समझ लीजिए कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है उसको जानवर से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन में देखिए कार्टेन ऑफ स्किन जो हमारा स्किन होता है ये भी एक प्रकार का क्या चीज है आपके पास फाइब्रस प्रोटीन के रूप में होता है। इसमें भी क्या होता है लाइनिंग ऐसे ऐसे देखिए बना हुआ है जुड़ा हुआ है, इसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो लाइनिंग बड़ा दिखाई देगा आपको और लगेगा कि हाँ हमारा हाथ नहीं हथौड़ा, समझ गए। फिर देखिए जो बाल होता है ये बाल भी क्या है एक प्रकार का आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होता है ना। देखिए नेल है नाखून में भी देखिएगा तो एकदम जटिल नाखून होता है, बड़का बड़का लड़की लोग का ज्यादा बड़ा नाखून होता है तो देखिएगा नाखून में भी उसका क्या होता है हल्का हल्का कभी लाइनिंग नजर आएगा, समझ गए। तो लाइनिंग नजर आने का मतलब क्या है कि आपका सीधी संरचना में जो रेखा बन रही है वो एक प्रकार से बता रहा है कि आपका किस प्रकार का प्रोटीन उसमें है फाइब्रस। देखिएगा ढेर लड़की को आदत रहेगा लड़का का
ऐसे रहे तू बेचारी कुछ करते नहीं रहती है, प्रोटीन लेते रहती है, समझ गए? बैठे रहे ऐसे या तो ढेर के देखना ये बाल जो है ना, बाल ऐसे नहीं लगे, ऐसे आगे चिमटे रहे, समझ गए? तो वो भी क्या करती है, फाइबर्स बेचारी प्रोटीन ले रही है। अब देखिए मसल्स होते हैं, जो मांस होता है, मसल्स होते हैं, मांस वाला जो भाग होता है, जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर किसी का देखिएगा पोस्टमास्टर वगैरह करके, समझ गए? तब वहां पे किसी मांस को उठा करके देखिए, उसमें भी आपको लाइनिंग नजर आएगा सीधी रेखा में। इसका मतलब है कि भैया वो भी एक प्रकार का क्या चीज है, आपका फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। पिछले क्लास हम लोग स्टडी किए थे फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में दो डिफरेंस पूछता है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। यही आपका क्वेश्चन आता है, या तो फिर कहीं पे लिख देगा डिफाइन ग्लोबुलर प्रोटीन या डिफाइन फाइब्रस प्रोटीन, समझ गए? लेकिन डिफाइन कभी नहीं पूछा है, ज़्यादातर इन दोनों में क्या पूछता है, डिफरेंस पूछ देता है। देखिएगा ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में यहाँ पे समझिएगा, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में तो हम लोग पिछले क्लास पढ़ लिए थे। फाइब्रस प्रोटीन से अगर रिलेटेड आपको बात करें तो बस ऐसा चीज़ का नाम लेना है जो आपका कोई भी फल हो, फ्रूट हो, खाने पीने वाला चीज़ हो जिसमें फाइबर की उपस्थिति हो। फाइबर मतलब रेशम की उपस्थिति हो, रेशा की उपस्थिति हो, समझ गए? जैसे आप सोयाबीन खाते हैं तो उसमें फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिएगा सोयाबीन में लाइनिंग धागा टाइप के बना रहता है, होता है ना, तो वो एक प्रकार का फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब हमारे नाखून में भी क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं। मांस मछली में भी क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं। उसमें भी आपका रेशेदार मतलब कि परत जमा होता है। लेकिन अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो बस ऐसा समझना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं आपके पास, वो कहा जाता है कि पाउडर के रूप में पाया जाता है, समझ गए? यानी कि ऐसा कोई आपके पास मतलब कर सकते हैं खाने वाला चीज़ या पीने वाला चीज़ जिसको हम पाउडर के रूप में इकट्ठा कर सके, किसी चीज़ में घोल करके पिएंगे, उसी को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, समझ गए? यानी कि प्रोटीन की मात्रा उस सब्सटेंस में अवेलेबल हो, लेकिन किसी चीज़ में, जैसे मान लो हॉर्लिक्स हमारे पास होता है, हॉर्लिक्स में प्रोटीन पाए जाते हैं, तो हॉर्लिक्स हम लोग दूध में घोल करके पीते हैं ना, तो वो आपका क्या हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर आप प्रोटीन एक्स का नाम सुने होंगे, तो प्रोटीन एक्स जो आपके पास होता है, जैसे मान लीजिए किसी महिला को ऑपरेशन होता है या कोई लड़का जिम जाता है, समझ गए, तो अपना शरीर में प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन एक्स लेता है। तो देखते होंगे कि बोतल में घोर के रखे रहता है और जब थकता है तो वो क्या कर लेता है, पी लेता है, तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहने का मतलब साफ साफ है कि वैसा खाने पीने वाला वस्तु जिसे हम डायरेक्ट उपयोग में कर सकें, डायरेक्ट उपयोग कर सकें, समझ गए? पानी के साथ, दूध के साथ, उस प्रकार के हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स जानते हैं। अब देखिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोग फाइब्रस प्रोटीन, तो कोई भी सब्जी लीजिए या फल लीजिए या कोई भी मतलब पुष्ट चीज़ लीजिए जिसमें से कहा जाए कि रेशा के रूप में आपके पास प्रोटीन उपस्थित होता है, उसे फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, पाउडर के रूप में उपस्थिति हो जाती है, उसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। 1-2 डिफिनेशन तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई पूछेगा नॉर्मली तो आप आराम से बता सकते हैं, गौर से सुने होंगे तब। अब देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्या थ्योरी में बोलता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बताया है कि द पॉलीपेप्टाइड्स चेन इन दिस द प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ सच एज टू गिव द इंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल शेप। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में होता है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि जब हम एमिनो एसिड को हाफ हाइड्रोलाइसिस करते थे तो पॉलीपेप्टाइड्स प्राप्त होते थे, पेप्टाइड्स प्राप्त होते थे। और जब हम एमिनो एसिड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस कर लेते थे, पूरा हाइड्रोलाइज कर लेते थे, तो हमारा प्रोटीन प्राप्त होता था। लिखवाए थे ना, यहाँ पे कुछ मिला था हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे है ग्लोबुलर प्रोटीन में कि एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड्स इसमें चैन पाए जाते हैं। इसको अगर हम फोल्ड करने की बात करें तो जहाँ पर फोल्ड करने की बात आती है तो ये आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा, एक दूसरे से मतलब कि जुड़ा हुआ होगा, और इसका शेप कैसा होगा, एकदम स्फेरिकल होगा, यानी कि कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे इस तरीक़ा से ऐसे होता है, ठीक ना। तो स्फेरिकल शेप होता है।
तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होते हैं, समझ गए, यानी कि गोलाकार के रूप में होता है। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन का शेप कैसा होता है, तो वहाँ पे लीनियर होते हैं, स्ट्रेट में पाया जाता है वो। अब देखा जाए ग्लोबुलर प्रोटीन आर सोलुबल इन वाटर, देखो आ गया ना वो चीज़। इसे हम लिक्विड में, पानी में क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फाइब्रस प्रोटीन था उसको हम नहीं घोल सकते थे। मान लो सोयाबीन को तुम पानी में 5 दिन तक रखोगे तो घुलेगा, पानी में नहीं रखेगा। लेकिन आप हॉर्लिक्स को या तो दूध, हॉर्लिक्स वगैरह को क्या करो, या प्रोटीनिक्स एक्स को क्या करो कि आप पानी में डाल दो या तो फिर दूध में डाल दो, देखो वो तुरंत डिजोल्व हो जाता है ना। तो जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं सोलुबल इन वाटर होता है, पानी में घुलनशील होते हैं। अब देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन्स में यहाँ पे कुछ बात आया है, जरा सा समझिएगा। ऑल इंजाइम्स के बारे में आगे भी पढ़ना है कि इंजाइम्स किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक आता है। ये छोटा सा वर्ड आया है लेकिन आगे ये टॉपिक आएगा। व्हाट इज इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम्स हमारा थूक होता है, समझ गए, लार्वा। इंजाइम्स की अगर बात करते हैं तो इंजाइम्स का मतलब समझ लेना होता है थूक। इंजाइम्स का मतलब थूक में पाया जाता है लार्वा। थूक में पाया जाता है क्या चीज़, लार्वा। लार्वा का काम क्या है कि अगर आपके पास इंजाइम्स हैं, थूक हैं, लार्वा हैं, तो अगर आपके पास थूक है मतलब कि जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं उसको देखिएगा ज़्यादा चिबाने के बाद वो मीठा लगने लगता है। यानी कि इंजाइम्स अगर ज़्यादा उसको, किसी भी वस्तु को, रोटी वगैरह हो या चावल वगैरह हो, चावल तो ऐसे भी मीठा होता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, लेकिन ग्लूकोज की भी उपस्थिति होती है। तो ज़्यादातर इसमें ग्लूकोज की उपस्थिति होता है, किसमें, रोटी में। तो इसमें देखिएगा जब रोटी को ज़्यादा चबाइएगा, महीन करके खाइएगा, तो आपको रोटी मीठा लगने लगता है, समझ गए। और खाना को इतना महीन कर देता है, जब वो पेट में जाता है तो आराम से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसलिए देखिएगा गांव में या आपके दादा दादी लोग जब भी खाना खाते होंगे तो बोलते होंगे कि बाबू खाना खाते समय जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए, या तो फिर खाना अगर खा रहे हो तो उसको चबा चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना, आपका जो भोजन है वो आपका मुंह में जितने भी उपस्थित एंजाइम्स होते हैं, लार्वा होता है, थूक होता है, उससे आपका वो अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके जितना बढ़िया से भोजन को चबाओगे उतना ही बढ़िया से वो रिएक्शन करेंगे और वो डाइजेस्ट होने में पेट में आपका कम शक्ति लेगा, मतलब कम समय लेगा, और वो तुरंत अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट खराब वगैरह नहीं होगा, समझ गया। अब देखा जाए, अब यहाँ पे कहा गया कि ऑल एंजाइम्स मेनी हार्मोन्स, हमारे शरीर में हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, सच एज इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज। ये सभी जो हमारे पास हैं, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन हो गए, ये सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पैनक्रियाज से होती है। अब कहा जाता है कि थायरोग्लोबिन जो हमारे पास होते हैं ये थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। यानी एंजाइम्स, हार्मोन्स, इंसुलिन ये कहाँ से उत्पन्न होता है, पैंक्रियाज से उत्पन्न होता है। अब पूछ देगा कि इंसुलिन कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो इंसुलिन कहाँ से उत्पत्ति होती है, पैंक्रियाज। हार्मोन्स कहाँ पे उत्पत्ति होता है आपका, तो आप कह सकते हैं पैंक्रियाज से। सभी एंजाइम्स जितना भी देखिएगा हमारे शरीर में, देखते होंगे कि थूक देते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद थूक आ जाता ना। मतलब कि मान लिया जाए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मुंह सूखने लगता है, दौड़ते उड़ते हैं उस समय, तो उस समय क्या होता है, जब आप वर्किंग पीरियड में रहते हैं तो उस समय आपका पेनक्रियाज जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, समझ गए। उस समय उसका मतलब कि जो आपके बॉडी में उपस्थित सेल होते हैं वो सेल अपना काम करना मतलब तेजी से बंद कर देता है। कौन वाला, एनर्जी बनाने वाला, एनर्जी बस डिस्ट्रॉय करते जाता है। जब आप कोई काम करते रहते हैं तो एनर्जी क्या होता है आपका, डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होते जाता है। तो एनर्जी जब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उस समय सेल मर रहा है, आपका सेल क्या हो रहा है, मर रहा है। उस समय पैनक्रियाज से आपका थूक उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, मुंह में पानी नहीं आता है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे एक थायरोग्लोबिन होता है, तो थायरोग्लोबिन थायराइड ग्रंथि से यहाँ पे उत्पन्न होता है। अब ये थायरोग्लोबिन भी कहा जाता है कि एक प्रकार का आपको एनर्जी देने वाला समझ सकते हैं कि पदार्थ होता है। आपके शरीर में उपस्थित थायराइड ग्लैंड से इसका उत्पत्ति किया जाता है थायरोग्लोबिन का। अब ये थायरोग्लोबिन प्रोटीन आपके शरीर में फैलाता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा देखिएगा, कोई चीज़ आप खाते पीते हैं, जैसे मान लिया जाए
कि आपको 2-3 दिन से मतलब खाना नहीं मिला है, फास्टिंग पे है, समझ गए। उसके बाद कोई चीज़ खाइए तो कुछ समय के लिए लगता है शरीर में गजब की एनर्जी आ गया, ऐसा फील होता है ना। इसका मतलब है कि आपके शरीर में लगातार जो प्रोटीन दे रहा है, समझ गए, वो प्रोटीन आपको कौन सा ग्लैंड देता है? थायराइड ग्लैंड्स देते हैं। ये हमेशा आपके शरीर में काम करते रहता है। आप बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, कुछ कर रहे हो, आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है, समझ गए। अब देखा जाए ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एग्जिस्ट सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स चैन और मे बी कंसिस्ट सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स चैन कॉल्ड सब यूनिट्स या प्रोटोमर्स। देखा जाए अगर ग्लोबुलर प्रोटीन आपके पास में भी कहा जाए कि वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ हो, यानी कि ऐसा कोई ग्लोबुलर प्रोटीन जो एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हो, समझ गए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि ग्लोबुलर प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं। तो अगर ग्लोबुलर प्रोटीन एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हो, या तो फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बने हो, तो उसे हम सब यूनिट्स कहते हैं, या क्या कहा जाता है? प्रोमोटर्स कहते हैं, प्रोटोमर्स कहते हैं। तो प्रोटोमर्स जो आपके पास होते हैं, ये आपके शरीर में अलग अलग, यानी कि प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोमर्स के रूप में काम आते हैं। अब आपके शरीर के अंदर में किस प्रकार का पेप्टाइड से मतलब कि पल रहा है, किस प्रकार के आप प्रोटीन लिए हैं, देखते होंगे कभी कभी कि कुछ चीज़ में, जैसे मान लीजिए कीवी आप लेते हैं, तो कीवी में क्या होता है कि आपका अलग अलग टाइप का प्रोटीन प्राप्त होते हैं। उससे आपका फलों का राजा कीवी का कहा जाता है। उसमें अरे वाम तो ये नौटंकी वाला चीज़ है। अब देखो वो जीके में बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है, हेल्थ के माध्यम से बता रहे हैं। अब देखिए कहा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि हाँ कीवी पे थे, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर बात करें तो प्रोटीन आपका कीवी में पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका शरीर में किसी प्रकार का बीमारी उत्पन्न हो जाए या किसी वायरस का एंट्री हो जाए, समझ गए, तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो वो बीमारी या वायरस जो है ज़्यादा मात्रा में फैलना शुरू कर देगा, यानी कि लगातार आपके शरीर में बढ़ते रह जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खान पान से भी कुछ चीज़ आपका सुधारा जा सकता है। जैसे अभी फिलहाल देख रहे हो डेंगू मच्छर क्या है, एक प्रकार से वो समझ लीजिए वायरस छोड़ देता है आपके बॉडी में, समझ गए। और वो वायरस के कारण आपके शरीर में पूरा कस के तगड़ा बुखार लग जाता है, सर्दी जुकाम हो जाते हैं, बॉडी पेन करने लगता है, यानी इस प्रकार की घटना होना शुरू हो जाता है। उसमें कहा जाता है कि जितना आप प्रोटीन युक्त पदार्थ खाइएगा आपका शरीर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो वायरस से लड़ने का जो एंटीडोट आपका तैयार जो होगा बॉडी के अंदर में, वो आपके पास कहा जाता है बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए देखिएगा गाय का दूध लोग पीता ही है, साथ साथ बकरी का दूध भी पीता है, क्योंकि बकरी का दूध में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन की मात्रा होती है, समझ गए। और उसमें कहा जाता है लैक्टोज की अगर मात्रा की बात करें तो लैक्टोज की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा बताए थे किसमें पाया जाता है? महिला लोग के दूध में पाया जाता है सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा। यानी शुद्ध दूध की अगर बात किया जाए तो महिला लोग का शुद्ध दूध होता है जो बच्चा लोग को पिलाती है। अब यहाँ पर बात बताया गया आपके पास कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार प्रोटीन का प्रकार। अब जब देखा गया प्रोटीन के संरचना को, बाबू ध्यान दो, प्रोटीन को जब स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, स्ट्रक्चर देखा गया कि आपके शरीर में किस किस प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन आपके शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसमें दो चीज का स्ट्रक्चर पता चलता है, जिसका नाम दिया गया है आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और यहाँ पर क्या बोला गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारे शरीर में ऐसे काम करते हैं जो आप समझ सकते हैं कि आपको हेल्दी रखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका का रोल अदा करता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बताओ डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन पूछेगा तो आराम से लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए आगे बढ़ते, पढ़ने वाले हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टू टाइप्स में डिवाइड किए गए, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या चीज को, प्राइमरी स्ट्रक्चर को। यहां पे बताया क्या चीज है, किसी प्रोटीन में एमिनो एसिड का अनुक्रम उस प्रोटीन के स्वभाव होता है, उसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन अगर आपके पास रहता है, उसमें अगर एमिनो एसिड आपको दिखाई दे देती है तो आप उसको आराम से कहिएगा कि भैया वो एक प्रकार का क्या चीज है, प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन आपको पता है कि एमिनो एसिड से ही बनता है, समझ गए। तो एमिनो एसिड के माध्यम से आपका प्रोटीन बनता है और प्रोटीन के माध्यम से आपका एमिनो एसिड बनते हैं। अब अगर किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड की उपस्थिति आ जाती है, उसको हम कहते हैं, उसका स्वभाव की उपस्थिति हो जाती है, उसको हम प्रोटीन संरचना यानी कि प्राथमिक संरचना के नाम से जानते हैं। A description of all covalent bonds, mainly peptides and the sulfide bonds linking into amino acid resides the polypeptide chain its primary structure। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो एसिड से जुड़े सभी संयोजन बंधन मुख्यतः पेप्टाइड तथा सल्फाइड बंधन से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में कि जितना भी आपके पास बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एमिनो एसिड मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की बात कर रहा है, NH2 की बात कर रहा है। अब NH की बात कर रहा है तो देखिए हमारे पास एमिनो एसिड के साथ जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये वाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कार्बन से आपका देखिए यहाँ पे एक R जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स में यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर एमीन ग्रुप एक दूसरे से लिंक है। तो जब इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। यानी प्राथमिक संरचना प्रोटीन उसी को कहेंगे जिसमें एमिनो एसिड के साथ साथ आपका लिंकेज हो किसके साथ, सल्फाइड बॉन्ड्स के साथ। यानी सल्फाइड बॉन्ड्स या तो फिर कह सकते हैं क्या चीज, कार्बोनिल बॉन्ड्स के साथ उपस्थिति होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राथमिक संरचना का जो प्रोटीन होते हैं वो आपको इस प्रकार से बनाना होगा, जिसको रटना होगा। ये आपका खून के अंदर पता चलता है कि आपके प्रोटीन जो होते हैं होमोग्लोबिन या इंसुलिन, यहाँ से आपको दिखाई देता है कि आपके शरीर में किस प्रकार का प्रोटीन उपस्थित है, प्राइमरी या सेकेंडरी। देखिए जब ये प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन बनाया गया, अरे तेरी माँ के चरणों में आधा सुधा प्रणाम करूँ ना। अब देखिए द फर्स्ट इवर प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखा जाए प्राइमरी संरचना और इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था ये फ्रेडरिक सेंगर का था। अब फ्रेडरिक सेंगर जो थे हमारे पास, ये इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1958 ईस्वी में। यानी प्रोटीन का प्राथमिक संरचना और इंसुलिन का संरचना बनाने के दौरान जब बना लिए थे, तब इनको 1958 ईस्वी में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इस क्षेत्र में। अब यही चीज है कि भैया प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोटेसोस मिलता है, प्रोटेसोस से पेप्टोन्स मिलते हैं। अब पेप्टोन्स में आपको यहाँ पर मिलता है पॉलीपेप्टाइड्स, सिंपल पेप्टाइड्स, अल्फा एमिनो एसिड, ये सब आपका प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। आज भर इतना ही।